कि अष्टदिग्गज दक्षिण भारत के किस राजा के दरबार में रहते थे? ठीक है, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज का मतलब ये होता है कि 8 विद्वान। ठीक है, जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, वैसे ही 8 विद्वान जो हैं उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और अष्टदिग्गज जो रहा करते थे वो दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। ठीक है ना, कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। और कृष्णदेव राय जो थे ये तुलुग वंश के राजा थे। ठीक है, तुलुग वंश के राजा थे। और मैं बता दूं, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही भारत में एक यात्री आए थे। इन्हीं के शासनकाल में, उनका नाम था डोमिंगो पायस। ठीक है, कृष्ण देव राय के शासनकाल में ये आए थे। और कृष्ण देव राय की 2 रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध है जो उनके द्वारा लिखी गई थी। पहले का नाम है आमुक्त माल्याद, और दूसरी जो रचना है वो थी जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, जामवती कल्याणम। ये 2 रचना जो थी वो काफ़ी प्रसिद्ध है कृष्णदेव राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ये लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, लोदी वंश की स्थापना जो है ये की गई थी बहलोल लोदी के द्वारा। ठीक है, बहलोल लोदी के द्वारा। और बहलोल लोदी जो थे ये, इन्होंने जो है प्रथम बार दिल्ली में जो है अफगान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और इनको एक उपाधि भी मिली थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, बहलोल लोदी को। तो वो कौन सी उपाधि थी? तो वो थी बहलोल शाह गाजी। ठीक है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि जो है इन्हें प्राप्त हुई थी। इनके बाद जो है गद्दी पर बैठे थे सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी। और इन्होंने जो है आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा की स्थापना की थी। आगरा शहर जो है वो इन्होंने ही बनाया था। और इसके बाद आए थे इब्राहिम लोदी। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी जो थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जी हाँ, बहलोल लोदी, ओमशी शुक्ला। ओके, औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, मीर मोहम्मद हकीम जो थे वो औरंगजेब के गुरु थे। ठीक है, औरंगजेब को मुगल साम्राज्य का जिंदा पीर कहा जाता है। याद रखना है आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, और औरंगजेब का जो शासनकाल था, यानी वो कब से कब तक अपने पद पर था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1658 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, और मैं बता दूं, औरंगजेब ने ही जो है दोबारा जजिया कर लगाया था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि औरंगजेब ने दोबारा से लगाया था। अकबर ने जो है इस कर को हटा दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब ने फिर से लगाया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि जजिया कर को सबसे पहले लगाने वाला शासक कौन था? आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कमेंट में कौन बताता है कि सबसे पहले भारतीय इतिहास में जजिया कर किस शासक के द्वारा लगाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल
किसके काल को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है। गुड इवनिंग सचिन। तो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखना है आपको, जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो है काफ़ी फली फूली थी। और अगर आपसे पूछ लेता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आपका आंसर होता शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल के दौरान कई प्रकार की स्थापत्य शैलियाँ जो हैं बनाई गई थी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का। अगर आपसे पूछ ले हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो होगा अकबर। ठीक है ना, अकबर के समय जो है हिंदी साहित्य जो है काफ़ी फला फूला था, इस कारण जो है ये कहा जाता है। ठीक है, अमर कुमार का सही आंसर जहांगीर के काल में। ओमशी शुक्ला करेक्ट आंसर इनका। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सबसे पहले जजिया कर लगाया था। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, सबसे पहले वही एक शासक था जिसने जो है जजिया कर भारत में पहली बार लगाया था, और मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा मुस्लिम था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ओमशी शुक्ला करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, अभी ये वेल्थ ऑफ नेशन किताब जो है ये पूछी गई थी, अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन था। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब है ये लिखी गई है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये किताब है, और ये लिखी है एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने ये किताब जो है लिखी है। ओके, तन्वी, जो मैंने क्वेश्चन कहा था वो था कि सबसे पहले जजिया कर जो है किस राजा ने भारत में लगाया था? ठीक है ना, किस शासक ने लगाया था? ये गीता गर्ल करेक्ट आंसर है इसका। एडम स्मिथ ने ही जो है वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखी है। ठीक है, और भी किताबें आपको याद रखनी है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो किताब है ये लिखी गई थी मार्शल के द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी फेमस किताब है। एक और किताब है दास कैपिटल जो किताब है ये कॉल मार्क्स के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, कॉल मार्क्स के द्वारा लिखी गई किताब है दास कैपिटल। और एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो किताब है वो भी है। ठीक है ना। नेट की क्लास कब से होगी? देखिए, नेट की जो वीडियो है वो ऑलरेडी डाली जा रही है, आज ही वीडियो डाली थी 6 बजे लगभग। ठीक है ना, रिवीजन वीडियो डाल रखी है नेट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, और अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखें। दास कैपिटल जो है कॉल मार्क्स की किताब है। और एक और किताब है जो पूछी जाता है एग्जाम में, हाउ टू पे फॉर वॉर। ये जो किताब है ये है कीन्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरा नाम है, जिसे पहले गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, GATT गेट का पूरा नाम चलिए कमेंट में बताइए, गेट का पूरा नाम क्या है? इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको याद रखनी है 1 जनवरी 1948 में हुई थी। ठीक है, लेकिन गेट को जो है बदल कर इसका नाम जो है WTO कर दिया गया, उसके स्थान पे ले आया गया गेट के। ठीक है ना, WTO, उद्देश्य दोनों का एक ही था। ठीक है, तो WTO की स्थापना अगर पूछी गई है इस क्वेश्चन में तो याद रखें 1 जनवरी
1995 में, ठीक है। 1995 में जो है गेट को WTO में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। गेट का पूरा नाम बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है आपातकाल का प्रावधान? तो ये चीज आपको याद रखना है कि आपातकाल का जो प्रावधान है ये हमारे भारतीय संविधान में ये लिया गया है जर्मनी देश से, ठीक है। ये जर्मनी देश से लिया गया है। और आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति की शक्ति है एक प्रकार की। राष्ट्रपति भारत में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत जो है भारत में आपातकाल लगा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जर्मनी से हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है हमारे संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन का प्रावधान, ठीक है। और रूस से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। रूस से आपको याद रखना है मौलिक अधिकार लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया, सॉरी मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार जो है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अरे GAT ये वाला नहीं, GATT वाले की फुल फॉर्म, ठीक है ना, जिसको कन्वर्ट करके WTO बनाया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ये वाला GATT का फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, GAT का नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? कम से कम, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य जो हैं विधानसभा में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोवा में विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 40। अब मिजोरम को ले लेते हैं। मिजोरम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें हैं 40। और अगर सिक्किम की मैं बात करूं तो वहाँ तो और कम है, ठीक है ना। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में सिर्फ 32 सीटें हैं। तो ये सब जो हैं ये अपवाद माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, राज्य की विधानसभा में कुल सीटें कम से कम हो सकती हैं 60 और अधिक से अधिक हो सकती हैं 500, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट है ईवीएम। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ईवीएम का पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और मैं बता दूं कि सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था इसका, वो किया गया था 1999 में गोवा में, ठीक है। पूर्ण रूप से जो है यहीं पर ही इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन संपूर्ण चुनावों में ये किया जाने लग गया 2004 से प्रयोग, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहता है कि सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया तो आपका आंसर गोवा होगा। कब किया गया? 1999 में किया गया था, ठीक है। गीता गर्ल, देखिए केरल में जो हुआ था वो पूर्ण रूप से चुनाव संपन्न नहीं हो पाया था, ठीक है ना। तो सही आंसर गोवा होगा इसका। 1999 में जो है ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था और मतलब सफल चुनाव रहा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? भाग पूछा जा रहा है, ठीक है। अनुच्छेद हर एग्जाम में पूछता है, लेकिन भाग जो है ये एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। तो किस भाग में है राजभाषा का वर्णन? चलिए कमेंट में बताइए।
ठीक है, तो जो राजभाषा का वर्णन है वो भारतीय संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 17 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लेता किस अनुच्छेद में किया गया है तो 343, और अगर पूछता 343, अगर मतलब एंड का भी पूछता तो आपको याद रखना है 343 ही जो है आपको याद रखना। ठीक है, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो राजभाषा से संबंधित है, तो राजभाषा हमारी हिंदी है और वो अनुच्छेद 343 जो है इसी से संबंधित है। और मैं बता दूं, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, सेक्शंस जो हैं, कुल पहले मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची, उसमें भी जो है राज्य भाषाओं का वर्णन है। और भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। सुनील कुमार वर्मा 343 से 391, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका 391। ठीक है, 343 से 391 अनुच्छेद जो है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, तो कुल कितनी भाषाएं हैं राजभाषाएं भारत में? 22 राजभाषाएं हैं। 4 राजभाषाएं जो हैं हाल ही में जोड़ी गई थी। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि वो 4 राजभाषाएं कौन सी हैं जिन्हें हाल में जो है जोड़ा गया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो याद रखना है आपको, भारत के किस एक मिनट, विश्व के होगा यहाँ पे, भारत ये गलत है यहाँ पर। विश्व के किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्योंकि अब ज्वालामुखी की बात हो रही है तो याद रख लेना है आपको, विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है ज्वालामुखी पर्वत जो है वो है कोटा पैक्सी। कोटा पैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। और ये कहाँ पर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है ये है इक्वेडोर में। ठीक है ना, इक्वाडोर में जो है ये स्थित है। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 4 हैं। ठीक है ना, लक्ष्मी, लिंगवाल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है आपको, यहाँ जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पर पठार और पर्वत की बात कर रहे हैं तो आपको याद रख लेना है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार अगर आपसे पूछ ले, ठीक है ना, विस्तृत पठार विश्व का कौन सा है, तो वो है पामीर का पठार। पामीर के पठार को जो है विश्व की छत बोला जाता है। ठीक है, विश्व की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, यूपी पीसीएस और यूपी SSC दोनों जो है आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नील नदी जो है, नील नदी पर जो बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है वो है, आपको याद रखना है, काहिरा। ठीक है ना, काहिरा है वो। ठीक है ना, और काहिरा जो है ये है मिस्र की राजधानी। गीता का जो सही है मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है ना, ये चारों भाषाएं जो है भी हाल में ही जो है राज्य भाषा का दर्जा इन्हें दिया गया है। करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम तेल की नदी किसे कहते हैं? पाम तेल की नदी किसे कहते हैं? तो याद रखना है आपको, नाइजर नदी जो है ना, नाइजर
नाइजर नदी को जो है पाम